दिन मेरे भाइयों ने एक कबाड़े वाले से मेरी शादी कर दी और विदाई के बाद जैसे ही मैं उसके घर पहुंची, मेरे तो होश उड़ गए। इस लंगड़ी से तो कोई अंधा ही शादी करेगा। तीनों भाभियों ने मेरा खूब मजाक उड़ाया। फिर एक दिन मेरे भाइयों ने एक कबाड़े वाले से मेरी शादी कर दी और विदाई के बाद जैसे ही मैं उसके घर पहुंची, मेरे तो होश उड़ गए, क्योंकि वहां तो एक गांव था जिसका नाम जबलपुर था। एक शांत हरियाली से घिरा हुआ इलाका, जहां लोगों के चेहरे पर ज्यादा बोल नहीं होते थे, लेकिन आंखों में बहुत कुछ छुपा रहता था। वहीं एक घर था, पुराना, कच्ची मिट्टी से बना, छत पर सूखे घास के बंडल और आंगन में टूटी कुठरियां। उसी घर में जन्मी थी एक बच्ची जिसका नाम रखा गया दीपा। उसकी 3 बहनें और 3 भाई थे। भाइयों की शादी हो चुकी थी, लेकिन दीपा पैदा होते ही जैसे घर की दीवारों पर अंधकार उतर आया, क्योंकि वह जब 1 साल की हुई तो माँ बाप को समझ में आया कि उसका एक पैर ठीक से काम नहीं करता। डॉक्टर ने बताया कि पोलियो है, जीवन भर ये पैर कभी सामान्य नहीं होगा। पिता की आंखों में आंसू नहीं, नाराजगी थी। वह चुप हो गया। माँ ने बच्ची को गोद में उठाया, लेकिन चेहरे पर सन्नाटा छा गया। चौथी बेटी और ऊपर से लंगड़ी। गांव की औरतों ने कहा, किस पाप का फल है ये? कोई बोला, किसी टोटके का असर लगता है। और अब दीपा की पहचान बन गई, जो ठीक से चल नहीं सकती। शुरुआत से ही जीवन उसके लिए संघर्ष था। उसकी 3 बड़ी बहनें थीं, सुंदर, सीधी, तेज, लेकिन दीपा के लिए हर चीज कठिन थी। घर में भी तिरस्कार, बाहर भी। लड़की होने की पीड़ा के ऊपर विकलांगता का कलंक। वह घिसट घिसट कर चलती थी। माँ ने एक लकड़ी की बैसाखी बनवाई, स्कूल जाने की जिद की। ये तो पढ़ने में तेज है। पिता पहले विरोध करता रहा, लेकिन अंत में हार गया। जा पढ़। लेकिन किसी को शिकायत न मिले कि लंगड़ी लड़की उसकी बच्ची के साथ बैठती है। स्कूल में भी बच्चे हंसते थे। अरे भाग नहीं, तू भाग नहीं सकती, देखो बैसाखी पर नाचती परी। लेकिन दीपा के कानों में यह शोर धीमा पड़ता गया, क्योंकि उसे किताबों में सुकून मिलता था। उसके पास सुंदर पैर नहीं थे, लेकिन कल्पनाओं की ऊंची उड़ान थी। दीपा जब 5वीं कक्षा में थी, तब उसकी माँ ने एक पुरानी सिलाई मशीन खरीद दी। बिटिया, तू कढ़ाई सीख ले, पढ़ाई भी कर, कम से कम हाथ में हुनर तो रहेगा। रोशनी की माँ संजना देवी बेहद हिम्मत वाली महिला थीं। वो जानती थीं कि उनकी बेटी को दुनिया तिरस्कार देगी, लेकिन अगर आत्मबल भर दिया जाए तो ये लड़की दूसरों की रोशनी बन सकती है। रोशनी सुबह स्कूल जाती, दोपहर में खाना बनाती, फिर बैसाखी के सहारे मशीन के पास बैठ जाती। धीरे धीरे उसने रूमालों पर फूल, तकियों पर नाम और कपड़ों पर सुंदर कढ़ाई बनानी शुरू कर दी। लेकिन समाज कब किसी अपाहिज लड़की की तारीफ करता है? जब वह 8वीं कक्षा में पहुंची, तब बड़ी बहन की शादी तय हुई। घर में मेहमान, रिश्तेदार सब जमा हुए। एक दिन एक औरत ने ताना मारा, अरे बहन, दीपा की भी शादी कर दो, किसी बैसाखी वाले से कर दो। घर में ठहाका लगा। रोशनी उस वक्त रसोई में रोटियां सेंक रही थी, हाथ में आटा। उसके दिल को बहुत चोट पहुंची। उस रात वो माँ से लिपटकर बहुत रोई, माँ, क्या मैं सचमुच किसी के लिए बोझ हूं? संजना ने उसे चुप कराया, बिटिया, जो दूसरों की आंख से खुद को देखता है वही दुखी होता है। तू अपनी रोशनी खुद बन। लेकिन किस्मत की धार तो और भी तेज थी। जब वह 16 साल की हुई, उसकी माँ का अचानक निधन हो गया। माँ चली गई और जैसे उसकी दुनिया ही उजड़ गई। पिता चुप हो गए और बाकी घर वालों ने जैसे तय कर लिया, अब इस पर बोझ उठाना नहीं। दीपा के 3 भाई थे, सभी शादीशुदा। उनकी पत्नियां आए दिन उलाहना देती, हम क्यों पालें इसे? अब्बा जिंदा हैं, वही देखें। ना कमाती है, ना लायक है किसी की। दीपा अब बर्तन मांजती, बच्चों को संभालती और रात में चुपचाप किताबें पढ़ती। उसका सपना था, एक दिन अपनी दुकान खोलूंगी, अपने पैरों पर खड़ी होंगी, भले एक पैर से ही सही। फिर अचानक जब पिता की भी मृत्यु हुई, तब जैसे पर्दा उठ गया उनके असली इरादों का। भाइयों ने कहा, अब तेरा कोई हक नहीं, तू शादी कर और निकल जा। दीपा ने जवाब दिया, किससे करूं? कौन करेगा शादी मुझसे? उन्हें जवाब मालूम था। वे एक कबाड़ी वाले को ले आए, नाम था रामू कबाड़ी। 60-70 साल की उम्र, चेहरा काला,
दाढ़ी सफेद, मुंह में पान और कपड़े पुराने। भाइयों ने कहा, दीपा, यही है तेरा पति, तू अब इस घर की जिम्मेदारी नहीं। उसने विरोध नहीं किया, क्योंकि उसके अंदर वो टूट चुका था जिसे स्वाभिमान कहते हैं। शादी के नाम पर एक पुराना जोड़ा पहनाया गया। कोई मेहमान नहीं, कोई रस्म नहीं, बस एक औरत को बेच दिया गया। रामू का घर क्या था, बस एक टीन का खोखा कूड़ा कबाड़ बिखरा हुआ, बदबू गंदगी, रसोई नहीं, बिस्तर नहीं, बस एक पुराना बक्सा और एक लकड़ी की खाट। दीपा रात को उसी खाट पर बैठी और सोचा, क्या यही मेरी जिंदगी है? क्या यही मेरा भाग्य है? लेकिन रामू वैसा नहीं निकला जैसा वह डर रही थी। वह बहुत कम बोलता था, बस रोज सुबह साइकिल लेकर निकल जाता, कबाड़ लाता, शाम को वापस आता और रोटी सेंक कर चुपचाप खाता। एक दिन बोला, तू चाहे तो जा सकती है, मैंने तुझे खरीदा नहीं है। दीपा पहली बार उसकी आंखों में देख रही थी। वहां तिरस्कार नहीं था, वहां अकेलापन था, वही जो उसके अपने दिल में था। अब दोनों का जीवन चल पड़ा। चुपचाप दीपा ने वहां भी वही किया, सफाई, रसोई और पुरानी मशीन से थोड़ी बहुत सिलाई। लेकिन एक दिन उसने देखा रामू कुछ टूटी चीजों को जोड़कर पेन स्टैंड बना रहा था। उसने पूछा, ये तुम बनाते हो? रामू बोला, कबाड़ है, पर किसी काम आ जाए तो अच्छा है। दीपा ने उसी दिन फैसला किया, हम कबाड़ से जिंदगी बना सकते हैं। अब वे साथ में काम करने लगे। रामू चीजें लाता, दीपा उन्हें सजाती, रंगती और कुछ नया बनाती। टूटी कुर्सी से प्लांटर, टीन के डिब्बों से सजावटी बॉक्स, पुरानी चप्पलों से दीवार सज्जा। लोग आने लगे, देखने लगे। एक महिला बोली, बिटिया, तूने ये बनाया? दीपा ने मुस्कुराकर कहा, मैंने नहीं, हमने। धीरे धीरे दीपा और रामू की कबाड़ कला गांव में चर्चित होने लगी। हर रविवार को लोग उनके टीन शेड के बाहर जमा हो जाते। रामू शर्मीला था, लेकिन दीपा बोलना सीख गई थी, आत्मविश्वास से, सलीके से। उसने वहां एक छोटा बोर्ड टांग दिया जिसमें लिखा था, दीपा हस्तशिल्प केंद्र पुराने में नया जीवन। गांव के स्कूल की एक शिक्षिका, आरती मैडम, ने उसकी बनाई चीजें शहर में ले जाकर एक मेले में प्रदर्शित की। कुछ ही दिनों में जगह जगह से ऑर्डर आने लगे। दीपा ने रामू से कहा, अब हमें और लोगों को जोड़ना होगा। गांव की औरतें जिन्हें समाज ने पराया कर दिया है, उन्हें साथ ले। रामू ने कहा, ठीक है। फिर दीपा ने गांव की 3 विधवा महिलाएं, एक तलाकशुदा और 2 अपाहिज लड़कियां, जो पहले उसकी तरह घरों में कैद थीं, उन्हें बुलाया और उन्हें समझाया, कोई छोटा नहीं होता, काम छोटा नहीं होता। औरतों को एक दूसरे की ढाल बनना चाहिए, दीवार नहीं। धीरे धीरे वहां एक पूरा छोटा सा यूनिट तैयार हुआ। कोई सजावटी सामान रंगता, कोई पैकिंग करता, कोई ऑनलाइन बिक्री के लिए मोबाइल में सीखता। रामू रोज सामान लाता, लेकिन अब उसके चेहरे पर मुस्कान थी। एक दिन गांव में खबर फैली, दीपा को जिला पंचायत से सम्मान मिलने वाला है। और तभी उसके तीनों भाई और उनकी पत्नियां वापस लौटे। बहन, तू तो हमारी शान बन गई, माफ कर दे। समय गलत था। दीपा ने उन्हें अंदर बुलाया, पानी पिलाया, लेकिन इस बार उसकी आंखों में दया थी, डर नहीं। उसने कहा, जब मैं लंगड़ी थी तुमने मुझे बेच दिया, अब जब मैं अपने पैरों पर खड़ी हूं तो रिश्ते याद आ रहे हैं। भाइयों ने सिर झुका लिया। जिला मेले में मंच पर दीपा को बुलाया गया। वो अपनी बैसाखी पर धीरे धीरे चली, लेकिन जब मंच पर पहुंची पूरा हाल तालियों से गूंज उठा। कलेक्टर ने कहा, जो जिंदगी के कबाड़ से कारीगरी बना सके वही असली नायक होता है। दीपा ने भाषण दिया। लोगों ने कहा, मैं अपाहिज हूं, लेकिन मेरी आत्मा चल सकती थी, सोच दौड़ सकती थी, शरीर नहीं। सोच अपाहिज हो तो जीवन थमता है। और हां, मैं लंगड़ी नहीं, रोशनी हूं। अब दीपा का नाम अखबारों में छपने लगा। गांव के बच्चों को वो कढ़ाई कला सिखाती थी। रामू अब खुद को अकेला नहीं मानता था। उसने कहा, दीपा, तू मेरे जीवन की सबसे कीमती चीज है, कबाड़ में से मिली अनमोल दौलत। दीपा ने हंसते हुए कहा, और आप मेरे पहले इंसान हैं जिन्होंने मुझे खरीदा नहीं समझा। आज भी उस गांव में एक बैसाखी पर चलती महिला है जिसकी चाल धीमी है पर आत्मा रफ्तार से उड़ती है। लोग अब उसे लंगड़ी नहीं कहते, उसे कहते हैं रोशनी दीदी, जो दूसरों की जिंदगी में उजाला लाती है।